तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस का क्लास नंबर 19 है और आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी क्राइसिस इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग देखें अभी तक हम लोग जो आपका इकोनॉमिक्स का ग्रुप ए वाला जो सेक्शन है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें टोटल हम लोग देखें तो अभी तक 7 जो टॉपिक है वो आपका कवर हो चुका है। और जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो आपका ग्रुप ए का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स में, जैसे हम लोग पता है कि इकोनॉमिक जो है वो आपका 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ऐसे करके पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखिएगा तो आपका 32 टॉपिक देखने को मिलते हैं। इनमें से जो आपका ग्रुप ए है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। ये टॉपिक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की प्राथमिक अवधारणाएं, इसकी गणना के तरीके जैसे कि स्थिर मूल्य पे, वर्तमान कीमतों पे, इसमें हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, इसके अलावा कारक लागत आदि यानी कि फैक्टर कॉस्ट, इन सभी पे इसको हम लोग समझ चुके थे। सेकेंड टॉपिक हम लोग मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन टॉपिक भी कवर कर चुके थे। थर्ड टॉपिक है आपका जनसांख्यिकी विशेषताएं यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स। ये भी जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका टॉपिक नंबर 4 जो कि है आपका कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये हम लोग अभी पढ़े नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5वां नंबर टॉपिक है आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जिसमें आपका नीति, पहल और प्रभाव देखना है। तो ये टॉपिक भी हम लोग पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। 6ठा टॉपिक है आपका सार्वजनिक वित्त, जिसको हम लोग बोलते हैं लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। 7वां नंबर जो टॉपिक है वो आपका सार्वजनिक व्यय, जिसको हम लोग लोक व्यय भी कहते हैं यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 8 है आपका बजट। बजट भी पूरा जो टॉपिक है वो आपका एक क्लास में कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका बजट के सिद्धांत, बजट के प्रकार, इसके अलावा देखिएगा कि बजट के विशेषताएं, बजट का उद्देश्य, इसके अलावा बजट के प्रकार। सिलेबस में आपका 2 तरह का बजट दिया हुआ था, एक तो है आपका प्रदर्शन आधारित बजट और एक आपका शून्य आधारित बजट यानी कि निष्पादन बजट, और आपका ये है जीरो बेस्ड बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजट और जीरो बेस्ड बजट पढ़ना था। लेकिन इसके अलावा भी सर और भी 5 तरह के बजट बताए थे। इसके अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है FRBM एक्ट यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग मैनेजमेंट एक्ट 2013। ये टॉपिक अभी स्किप किए हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 है आपका राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी। इस टॉपिक को हम लोग जो है वो पूरा कंप्लीट कवर कर चुके हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 10 है आपका केंद्र और राज्य के बीच में राजकोषीय संबंध यानी कि वित्तीय संबंध, जिसमें आपका वित्त आयोग की भूमिका को भी पढ़ना है और 13वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके वित्तीय पहलू को जानना है। ये टॉपिक अभी हम लोग कवर नहीं किए, ये टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा देखिएगा टॉपिक नंबर 11 है आपका भारत में भारतीय मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली की संरचना यानी कि भारत का मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, बैंकिंग सिस्टम कैसा, वो जानना है। और इसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 12 की ओर चलेंगे। तो 12 है आपका भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा यानी कि जो भारत का जो व्यापार होता है उसका संरचना और उसका दिशा कैसा है, और साथ ही साथ हम लोगों को भुगतान संतुलन की जो समस्या है इस टॉपिक को कवर करना है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर ये 12 है आपका, यहाँ पर 12 नहीं लिखा हुआ है। तो टॉपिक नंबर 12 भारत की व्यापार संरचना और दिशा और भुगतान संतुलन की समस्या, इस टॉपिक को पढ़ना है। तो भारत की जो व्यापार संरचना की जो दिशा है यानी कि इसमें हम लोग 3 तरह के देखें यानी कि बीओपी के बारे में पढ़ना है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका 3 तरह का खाता होता है, चालू खाता यानी करेंट अकाउंट, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, और आपका विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट, ये होता है। इनके बारे में जानना है। और फिर हम लोगों को जानना है कि भुगतान संतुलन जो हो रहा है वो भुगतान संतुलन की जो समस्या है हमारे यहाँ पे यानी कि बीओपी क्राइसिस जो होता है उसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को। तो ये आपका ग्रुप ए का पूरा जो है वो सिलेबस डिस्कशन भी कर दिया गया है, बता भी दिया गया है। और इसमें से हम लोग अभी तक 12 टॉपिक पढ़ना है। 12 गो में हम लोग टॉपिक जो है वो 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये आपका टॉपिक नंबर 1 मतलब 8वां टॉपिक स्टार्ट होगा। सिलेबस का टॉपिक नंबर 12 और ऐसे देखिएगा तो आपका 8वां टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी क्लास को हम लोग आज देखते हैं। और ये भी जो है आपका ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो ये टॉपिक आपका एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसमें आपका 2 से 3 क्लास लगेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज ये हमारा आपका जो भुगतान संतुलन का ये आपका क्लास नंबर 1 है, मतलब क्लास नंबर 1 क्या पार्ट 1 है ये, ठीक है। ये 3 पार्ट में बेसिकली कंप्लीट होगा और ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 19 है, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग न्यू टॉपिक भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। पहले तो हम लोगों को भारतीय व्यापार का
संरचना और दिशा क्या है वो जानना है। और इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 6 जेपीसी में कि भारतीय व्यापार और इसकी दिशा में आए परिवर्तनों की जो है व्याख्या करें। इस तरह का क्वेश्चन आपका 6 जेपीसी में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका दो तरह के देखना है, एक तो आपका भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा ये पढ़ना है, और दूसरा आपका भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ना है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। और इसमें आपका देखिएगा तो आपका 2-3 तरह का टॉपिक इसमें शामिल होता है। एक तो है आपका सबसे पहले भुगतान संतुलन की समस्या, यानी कि बीओपी क्राइसिस जो हो रहा है। तो देखिए भुगतान संतुलन में यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह का टॉपिक शामिल होता है। पहला है आपका है भुगतान संतुलन का संकट, यानी कि बीओपी क्राइसिस, ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इसमें आता है विनिमय दर, यानी कि एक्सचेंज रेट जानना है। और ये जो आपका विनिमय दर है वो आपका भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में जानना है। और इसी में तीसरा टॉपिक जो कि पढ़ना होता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत, वो है आपका रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। तो रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, ये दोनों ये सभी पढ़ना होता है। तो ओवरऑल देखिएगा तो भुगतान संतुलन में यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी में 3 तरह के टॉपिक को शामिल किया जाता है। पहला टॉपिक है आपका बीओपी क्राइसिस, दूसरा टॉपिक है आपका एक्सचेंज रेट, वो भी भारत के संदर्भ में, और तीसरा टॉपिक आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। इसमें से देखिएगा कि ये जो आपका एक्सचेंज रेट है और आपका जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है ये आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ, यानी कि ये नहीं पढ़ना है। सिलेबस में केवल आपको दिया हुआ है बीओपी क्राइसिस यानी कि भुगतान संतुलन की जो समस्या हो रही है यही आपको सिलेबस में दिया हुआ है, और इसी के बारे में ही आपको पढ़ना है। समझ में आ गया। और इस टॉपिक में एक और है सिलेबस दिया हुआ है, मतलब इस सिलेबस में एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो है आपका भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, जिससे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उससे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन भुगतान संतुलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर आपके लिए। समझ में आ गई बात? जी हाँ। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आप पाइएगा कि बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह में देखिएगा और बहुत सारे बुक वगैरह में भी देखिएगा कि विनिमय दर को ही तैरती हुई विनिमय दर कहा जाता है। विनिमय दर यानी कि जो एक्सचेंज रेट है उसी को ही तैरती हुई विनिमय दर यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा देते हैं। बहुत सारा बुक में देखिएगा, बहुत सारे कोचिंग के टीचर लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। और बाद में फिर जो है विनिमय दर को और जो आपका तैरती हुई विनिमय दर है और इसी को ही कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी यानी कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भी कह देते हैं। और सब पढ़ाते भी इसी तरह है, जो कि गलत है। तो याद रखिएगा कि भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह के टॉपिक शामिल करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका बीओपी क्राइसिस, दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका एक्सचेंज रेट, तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। ये तीनों टॉपिक अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे बुक में बहुत सारे ये टीचर लोग जो है वो तीनों को एक ही में पढ़ाते हैं। तीनों को बोलते हैं तीनों चीज़ एक ही है, तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग है। समझ में आ गया? इसको आप याद रखिएगा। तो बीओपी क्राइसिस अलग होता है, एक्सचेंज रेट अलग होता है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी जो है वो अलग होता है। हम लोग का सिलेबस में एक्सचेंज रेट और आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल बीओपी क्राइसिस पढ़ना है। समझ में आ गया? जी हाँ। तो हम लोग केवल इसी को पढ़ेंगे, बीओपी क्राइसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। हम लोग एक तो आयात करते हैं, एक हम लोग निर्यात करते हैं। जब चीज़ों को हम लोग जब आयात करते हैं यानी कि दूसरे देशों से मंगाते हैं तो बदले में हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, यानी कि भुगतान करना पड़ता है। वहीं एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग चीज़ों को कुछ चीज़ों को निर्यात भी करते हैं। निर्यात करते यानी कि अपने देश की चीज़ों को दूसरे देश में बेचते हैं। तो जब बेचेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा और खरीदेंगे तो पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप ऐसा कुछ, जैसे रसिया को और अमेरिका को हम लोग बहुत बड़े स्तर पे खाद्यान्न यानी कि जो भी फसल वगैरह है वो सभी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो हम लोग उसको बेच रहे हैं, तो बदले में रसिया और अमेरिका हमको क्या देगा? पैसा देगा। यानी कि जो पैसा आ रहा है यानी कि वो हमारे पास क्या हो गया? क्रेडिट। यानी कि विदेश से पैसा हमारे पास आया है, यानी कि उसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट। वहीं हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में रसिया से, अमेरिका से, इजराइल से हथियार वगैरह, वेपन्स वगैरह खरीदते हैं। तो जब हम खरीदेंगे यानी कि पैसा हम देंगे उसको, यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट। यानी कि पैसा जो है वो हमारे देश से विदेशों में गया। समझ में आ गया? तो आयात यानी कि डेबिट और निर्यात यानी कि क्रेडिट। तो जब भी चीज़ों को हम आयात करेंगे तो हमको डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि पैसा हमारे जेब से खर्चा होगा। और जब हम लोग निर्यात करेंगे यानी कि चीज़ों को बेचेंगे तो हमारे पास क्रेडिट होगा, यानी कि हमारे जेब में पैसा आएगा। यही कॉन्सेप्ट है।
एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एफडीआई, यानी कि विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह होता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, एफआईआई होता है, ये सभी होता है ना। तो इन सभी के माध्यम से क्या होता है, हमारे देश में पैसा आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। सिंपल सी बात, इसको आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए। अकाउंट में हम लोग जाते हैं और अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। वहीं हम लोग बैंक गए और अकाउंट से हम लोग पैसा निकाल लिए हैं, तो उसको बोलेंगे डेबिट। तो पैसा आना क्रेडिट और पैसा जाना डेबिट। समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए, भुगतान संतुलन एक तरह का खाता होता है सरकार का। भुगतान संतुलन जो है वो क्या है, एक तरह से अकाउंट होता है, खाता होता है, किसका, सरकार का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को मैनेज किया जाता है। किसके साथ, तो विदेशों के साथ। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, भुगतान संतुलन एक तरह से खाता होता है, यानी कि अकाउंट होता है, किसका होता है, सरकार का होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट को, यानी कि पैसा जो आ रहा है और पैसा जो जा रहा है उसको मैनेज किया जाता है, किसके साथ, तो विदेशों के साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ये लाइन। फिर बोला जाता है यहाँ पे कि जब क्रेडिट कम होता है और डेबिट ज़्यादा होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये आपका डेफिसिट हो जाता है, यानी घाटा हो जाता है। और वहीं क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम, तो आपका ये मुनाफा होता है। कहने मतलब है, आपके पास आयात जो है वो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो देशों के साथ, और निर्यात कम कर रहे हो, यानी कि पैसा आपके पास जा बहुत ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है, तो ऐसे में आप घाटा में चले जाओगे, यानी कि डिफिसिट हो जाओगे। और जब जब आप घाटा में जाओगे तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा, आप दूसरे देशों से लोगे, या फिर आप जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सभी साथ आप क्या करोगे, लोन लोगे यहाँ से। और इसी को ही हम लोग बीओपी की समस्या, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस कहते हैं। समझ में आ गया। तो अगर किसी भी देश में आयात जो है वो कम होगा और निर्यात ज़्यादा होगा, तो वो आपका फायदे में रहेगा, सरप्लस में रहेगा, अधिशेष रहेगा। वहीं आयात ज़्यादा हो जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा, तो वो आपका डेफिसिट यानी घाटा में चला जाएगा। समझ में आ गया। एक चीज़ और भी समझिए आप, कि हम लोग अमेरिका गए और अमेरिका में जाने के बाद हम लोग वहाँ पे पैसा खर्चा किए, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो ये आपका डेबिट होगा ना। वहीं विदेशी नागरिक हमारे देश में आया, अमेरिका का नागरिक, वो हमारे देश में आके पैसा खर्चा किया है, तो वो आपका डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा। यानी कि विदेश से जितने भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में खर्चा करेंगे, वो लेके आएंगे डॉलर, हमारे यहाँ पे डॉलर बढ़ेगा, उसको बदले में हम रुपया देंगे, वो रुपया यहाँ पे खर्च करेंगे, तो ये क्रेडिट होगा ना। जी हाँ। एक यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सपोज 100 रुपया क्रेडिट हुआ, यानी कि 100 रुपया क्रेडिट हुआ, मतलब कि 100 रुपया आपके पास आया, और 80 रुपया डेबिट हुआ, यानी कि 80 रुपया आपके पास से गया, तो ऐसे में 20 रुपये बच रहा है ना। तो जो 20 रुपये जो बच रहा है, यही आपका फॉरेक्स रिजर्व कहलाएगा, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कहलाएगा। आपके पास आयात हो रहा है कितना रुपया, तो आयात आप कर रहे हो 80 रुपये का और निर्यात कर रहे हो 100 रुपये का, तो 20 रुपया आपके पास बच रहा है ना। तो जो 20 रुपया बच रहा है वही आपका विदेशी मुद्रा भंडार कहलाएगा, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व कहलाएगा। और आप वर्तमान में 2025-26 में 2027 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, वो डाटा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप बतलाइएगा, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा गूगल वगैरह से, और तो वहाँ पे लिख दीजिएगा भारत का जो है वो फॉरेक्स रिजर्व कितना है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका भुगतान संतुलन जो है, ये यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखना है, क्या है क्या नहीं। सो तो ये जो भुगतान संतुलन की बात करते हैं हम लोग, यानी कि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके किसके मध्य में, तो भारत और शेष विश्व के मध्य में। और ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो आपका क्या है, तो एक तरफ आपका भारत है और एक तरफ पूरा विश्व है। तो भारत क्या करता है, एक साल में कुछ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है और कुछ वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करता है। तो भारत निर्यात कर रहा है, यानी कि क्रेडिट, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है, यानी क्रेडिट आइटम्स इसको कहेंगे। और भारत एक साल में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करता है शेष विश्व के साथ। भारत बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं का शेष विश्व के साथ आयात भी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट आइटम्स। और एक भारत जो है वो एक वित्तीय वर्ष में बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट आइटम्स। तो जब ये बराबर रहेगा, यानी कि आपका आयात 100 रुपया है और निर्यात भी 100 रुपया है, तो ये आपका दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आयात आपका 100 हो जाएगा और निर्यात आपका 80 हो जाएगा, यानी कि माइनस आप 20 चले गए ना, तो यही दिक्कत है। और जो पैसा बच रहा है, आयात और निर्यात का जो अंतर होता है, वही आपका फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है।
यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। ये आपका बेसिक समझाया गया था। तो बोला जाता है कि भुगतान संतुलन केंद्रीय बैंक में एक प्रकार का खाता होता है। केंद्रीय बैंक कौन है? तो हम लोग का आरबीआई है, सेंट्रल बैंक। तो बोला जाता है भुगतान संतुलन जो है वो केंद्रीय बैंक में यानी कि सेंट्रल बैंक में एक प्रकार का खाता होता है, यानी कि एक प्रकार का अकाउंट होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ होने वाला जो भी आयात है और जो भी निर्यात है, इसके कुल मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का, हम लोग सपोज कर लो भारत का, तो भारत का शेष विश्व के साथ जो भी आयात और जो भी निर्यात हो रहा है उसका कुल जो मौद्रिक मूल्य है, इसी को ही हम लोग केंद्रीय बैंक के एक खाता में शामिल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। तो भुगतान संतुलन केंद्रीय बैंक में एक प्रकार का खाता होता है, यानी कि बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, वो एक अकाउंट होता है भारत का केंद्रीय बैंक में या फिर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक में। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो ये आरबीआई में बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें भारत का शेष विश्व के साथ जो भी आयात होता है और जो भी निर्यात होता है, इसके कुल मौद्रिक मूल्य को उसमें शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस खाता में यानी कि इस अकाउंट में भारत एवं शेष विश्व के मध्य होने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को शामिल किया जाता है। तो भारत और शेष जो विश्व है, इसके साथ जितना भी अंतर्राष्ट्रीय लेन और देन होता है, लेन और देन, देन मतलब देना और लेन मतलब लेना, तो दे रहे हैं यानी कि हम लोग निर्यात कर रहे हैं, और ले रहे हैं यानी मंगवा रहे हैं यानी कि आयात कर रहे हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेन और देन जो भी होता है, इस सभी को हम लोग शामिल करते हैं भारत और दूसरे देशों के साथ, यानी कि शेष विश्व के साथ। और इस अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को वस्तु सेवाओं और पूंजी हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो रहा है, इसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं? तीन चीज़ों को। एक तो हम लोग वस्तु को शामिल करते हैं, एक हम लोग सर्विसेज को यानी कि सेवाओं को शामिल करते हैं, और दूसरा आपका पूंजी का हस्तांतरण हो रहा है यानी कि कैपिटल का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में ये जो आपका इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट जो हो रहा है, इसमें हम लोग गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल का ट्रांसफ़र को शामिल करते हैं। अतः भुगतान संतुलन को 3 खाताओं में विभाजित किया जाता है। अच्छा, पुनः मतलब कि जो भुगतान संतुलन है, ये एक प्रकार का खाता ही है, एक प्रकार का अकाउंट ही होता है केंद्रीय बैंक में। उसके बाद भुगतान संतुलन को 3 तरह के खाता में फर्दर डिवाइड भी किया जाता है। कौन कौन खाता है वो देख लीजिए। पहला होता है आपका चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट। 3 तरह का समझ में आ गया है? जी हाँ। आगे देखिए, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो भुगतान संतुलन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में चालू खाता और पूंजी खाता का जो है वो नेट आउटकम यानी कि शुद्ध होता है। फिर से इसी को समझाया जा रहा है कि इन जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो आपका भुगतान संतुलन जो है यानी कि बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आपका चालू खाता है यानी कि करेंट अकाउंट और जो आपका पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट, इसमें जो बोला जा रहा है इसका जो है वो नेट आउटकम है यानी कि शुद्ध है। ये नेट आउटकम यानी कि शुद्ध निर्गम है, ये शुद्ध निर्गम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बोला जा रहा है, अभी ये चीज़ पीछे भी बताया है, वो चीज़ अभी यहाँ पे भी बता रहे हो। अगर आपका डेबिट ज़्यादा है यानी कि आप डेबिट ज़्यादा यानी चीज़ों को आयात ज़्यादा कर रहे हो, और क्रेडिट कम है, तो आपका ये डेफिसिट चला जाएगा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्रेडिट डेफिसिट कहते हैं यानी कि घाटा। और वहीं आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट क्या है? कम है, यानी क्रेडिट यानी पैसा आ ज़्यादा रहा है, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस बीओपी। क्या बोलते हैं? सरप्लस बीओपी। इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी इसको कहते हैं, इसको हम लोग सरप्लस बीओपी कहते हैं। यानी कि आप आयात ज़्यादा कर रहे हो, निर्यात कम करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बीओपी। और वहीं अगर आप निर्यात ज़्यादा करोगे और आयात कम करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बीओपी। वही चीज़ है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भुगतान संतुलन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। जी हाँ, कभी कभी ये अनुकूल यानी कि बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाएगा, कभी कभी ये प्रतिकूल यानी कि एक तरह से डेफिसिट में भी चला जाएगा। और सामान्यतः भुगतान संतुलन में अधिशेष को हम लोग सरप्लस बीओपी कहते हैं। और अर्थव्यवस्था के, अच्छा देखो, जब कभी कभी क्या होता है, देखो भुगतान संतुलन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या तो वो अनुकूल रहेगा या फिर वो प्रतिकूल यानी कि फेवरेबल रहेगा या फिर अनफेवरेबल रहेगा, यही चीज़ हो सकता है। कभी कभी जब भुगतान संतुलन अधिशेष में रहता है यानी कि सरप्लस में रहता है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है,
यानी कि आपके पास अगर बीओपी सरप्लस में है तो आपके लिए वो लाभदायक होगा ना। वहीं अगर घाटे का जो भुगतान संतुलन होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है, यानी कि जब जो डेफिसिट जो बीओपी है, डेफिसिट बीओपी वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो आपका जो सरप्लस बीओपी है, सरप्लस जो बीओपी है वो आपका क्या डालता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है ना अर्थव्यवस्था में। जी हाँ। आगे देखिए, किंतु नकारात्मक या जो घाटे का जो भुगतान संतुलन को हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। बोला जा रहा है कि बट देखिए, ऐसे में जो आपका डेफिसिट बीओपी जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक ही होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन ये हर समय नेगेटिव नहीं होता है। किंतु नकारात्मक या फिर जो घाटे का जो भुगतान संतुलन है, यानी कि नेगेटिव या फिर जो आपका डेफिसिट बीओपी जो है वो हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। परंतु जब कोई जो अर्थव्यवस्था घाटे के भुगतान संतुलन को संतुलित करने में असक्षम हो जाती है, तब इस प्रकार की स्थिति को भुगतान संतुलन का जो है वो संकट कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होता है, यानी कि एक तरह से मतलब कि फेवरेबल नहीं रहता है, अनफेवरेबल हो जाता है। यानी देखिए, आप इसको एग्जांपल में समझिए कि आपके पास अभी जैसे कि हम रूम में जो है वो रहते हैं, रांची में रहते हैं, और हमको घर से जो है वो पैसा भेजा जाता है। मान लीजिए कि हमको घर से पैसा भेजा जा रहा है 10,000 रुपये मंथली, 10,000 रुपये भेजा जा रहा है। उसमें से हम अपना खर्चा किए और जो पैसा आ रहा है मेरे पास आ रहा है 10,000 रुपये महीना, और इसमें से मेरा जो है वो खर्चा हो रहा है 8,000 रुपया, तो 2,000 रुपये मेरा बच जा रहा है, उसको बोलेंगे सरप्लस बीओपी। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरा पैसा आ रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपया, लेकिन मेरा खर्चा हो जा रहा है 12,000 रुपया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिक्कत की बात है कि नहीं है, दिक्कत है। ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपके हमेशा से ज़रूरी नहीं है कि जो आपका डेफिसिट जो है वो आपका डेफिसिट जो बीओपी है वो आपके अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक हो। कहने मतलब क्या है कि देखो, अगर हमको देखिए, मेरे पास क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपया, और मेरे पास जो है और डेबिट हो जा रहा है मेरे पास 12,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये मेरे का घाटा हो जा रहा है। हमको जो है वो 2,000 रुपये घाटा हो जा रहा है। अगर वो जो 2,000 रुपये हमको घाटा हो रहा है, अगर उस घाटा को हम फुलफिल करने के लिए 2,000 रुपये कहीं से हम मैनेज कर ले जाए, तो फिर मेरे लिए कभी दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन हमको कहीं से भी मैनेज, हम प्रयास भी करें लेकिन हमको 2,000 रुपये मैनेज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो आपके लिए क्या हो जाएगा, भुगतान असंतुलन की समस्या हो जाएगी, यानी कि बीओपी क्राइसिस हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना बात। जी हाँ। देखिए क्या बोले हैं कि जब आपके यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा होगा और डेबिट कम होगा तो ये आपका सरप्लस बीओपी कहलाएगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर बोला जा रहा है कि अगर आपके यहाँ पे क्रेडिट कम हो रहा है और डेबिट ज़्यादा हो रहा है तो ये आपके लिए अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। फिर आपको हम बोले हैं कि कभी कभी ये जो आपका जो नकारात्मक बीओपी जो होता है, जिसको हम लोग डेफिसिट बीओपी कहते हैं, ये ऐसा ज़रूरी है कि वो अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा जो है नुकसानदायक हो। अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हो तो वो आपके लिए सही है, बट अगर आप उसको फुलफिल करने में असक्षम रह जाते हो तब आपको फिर बीओपी क्राइसिस देखने को मिलेगा। आप हाथ पैर इधर उधर चला भी लोगे फिर भी, लेकिन जो आपका पास जो अंतर है आयात और निर्यात का, आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इसी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ये आपका अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग बीओपी क्राइसिस कहते हैं, यानी कि भुगतान असंतुलन की समस्या कहते हैं। समझे। आगे देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का जो आकलन है वो आपका लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांतों पे किया जाता है। ये सभी डाटा के आधार पे ये सब निकलता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का जो आकलन है, भुगतान शेष यानी कितना पैसा हमको देना है, ये सभी हम लोग जोड़ घटाव करते हैं ना भाई, कि इतना रुपया उसको दिए, इतना पैसा उसको दिए, इतना ये किए, इतना इधर में खर्च हुआ, तो बच के मेरे पास इतना पैसा बचा है अभी वर्तमान में। तो ये सभी जो हम लोग भुगतान शेष का जो हम लोग आकलन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ये सभी हम लोग एस्टिमेट जो है वो आपका अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के सिद्धांतों पे करते हैं। और इसी को ही बोला जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का जो आकलन है वो आपका लेखांकन के सिद्धांतों पर किया जाता है, और जिसमें दोहरी प्रविष्टि प्रणाली यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग इसका प्रयोग किया जाता है। समझो क्या बोले हम सब। बोला जा रहा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे कितना भुगतान शेष है, यानी कितना पैसा आपको और देना है, ये सभी का जो एस्टिमेट होता है यानी कि आकलन जो होता है वो आपका अकाउंटिंग के माध्यम से होता है। ठीक है,
ऐसे सिंपल समझिए ना कि आपको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, कहाँ पे क्या खर्च करना है, ये सभी हम लोग डाटा अकाउंटिंग, ये सभी का हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग इसका आकलन करते हैं ना, यानी कि इसका हम लोग एस्टिमेट करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि लेखांकन करते हैं। यानी कि हमको कितना पैसा किसको देना है, किससे कितना पैसा लेना है, वो सभी हम लोग अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के माध्यम से डिसाइड करते हैं। और ये जो अकाउंटिंग करते हैं इसमें हम लोग एक प्रणाली का, एक सिद्धांत का हम लोग यूज करते हैं। कि वो प्रणाली का नाम क्या है, उस प्रणाली का नाम है दोहरी प्रविष्ट प्रणाली। क्या बोले हम, दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का यूज करते हैं। ये जो हम लेखांकन करते हैं, ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस लेखांकन में एक प्रणाली का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं दोहरी प्रविष्ट प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्या बोले हम, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये जो है आपका, इसको हम लोग यूज करते हैं प्रणाली का। फिर से आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, हम बता देते हैं कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का जो आकलन होता है, यानी कि किस देश को कितना पैसा देना है, किस देश से कितना पैसा लेना है, यानी कि जो सारा कुछ भी वहाँ पे इनपुट हो रहा है, मतलब इनपुट नहीं, वो सारा कुछ जो वहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, उसका आकलन, उसका एस्टिमेट जो है वो लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांतों पर ही किया जाता है। और ये जो अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है, इसमें आपका एक प्रणाली का यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का यूज होता है। इसके अलावा देखिएगा, ये आपका एक तरह से क्या है, तो एक तरह से आपका बही खाता होता है, यानी कि इसमें किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सभी हम लोग बही खाता में लिखते हैं ना, बही खाता में लिखते हैं। और ये जो बही खाता है, इसी को हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस शीट भी कहते हैं। और यही आपका यहाँ पे किस प्रणाली का यूज होता है बैलेंस शीट में, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रणाली का, यानी कि दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का यूज होता है। समझ में आ गया। तो यही आपका जो है वो बैलेंस शीट कहला रहा है, ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोले, फिर समझिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी भुगतान शेष का जो भी आकलन होता है, वो आपका लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांतों पे होता है। और ये जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसमें आपका एगो प्रणाली का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का यूज हम लोग करते हैं। और इसी दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का जो यूज करके जो हम लोग लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर हम लोग आकलन कर रहे हैं, यही आपका बैलेंस शीट कहलाता है। और इसी को हम लोग बही खाता हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बैलेंस शीट कह देते हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पे, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि दोहरी प्रविष्ट प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये जो प्रणाली है, इसी के आधार पे बैलेंस शीट यानी कि जो बही खाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। सिंपल सी बात है कि हम लोग जो लेखांकन का जो सिद्धांत है, यानी कि अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग दोहरी प्रविष्ट प्रणाली यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रणाली का यूज करते हैं। और इसी के आधार पे जो है वो आपका बैलेंस शीट यानी कि जो बही खाता है, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। और ये जो बही खाता है, इसमें आपका दो तरह का प्रमुख पक्ष होता है, दो तरह का पक्ष होता है। जहाँ एक पक्ष में यानी कि एक साइड में आपका देनदारी यानी कि लायबिलिटी का विवरण होता है, यानी कि कितना डेबिट्स करना है, वहीं दूसरी ओर हम लोगों का लेनदारियों का यानी कि क्रेडिट का विवरण होता है। तो एक तरफ आपका देनदारी है यानी कि लायबिलिटीज़ है, यानी कि डेबिट है, किसको कितना पैसा देना है उससे, और एक तरफ आपका लेनदारी है यानी कि क्रेडिट है, यानी किससे कितना पैसा लेना है सो। समझ में आ गया है। तो यही चीज़ बोले हम कि बैलेंस शीट में आपका यानी बही खाता में दो तरह का पक्ष होता है। एक तरफ तो आपका लेनदारी यानी कि डेबिट्स होता है, मतलब सॉरी लेनदारी यानी कि क्रेडिट होता है, और एक तरफ आपका देनदारी यानी कि डेबिट्स होता है। क्लियर। सामान्यतः लेनदारी पक्ष को धनात्मक पक्ष या फिर ऋणात्मक पक्ष कहा जाता है। लेनदारी यानी कि अगर जहाँ से हम लोग पैसा लेंगे उससे हम लोग का फॉरेन रिजर्व में वृद्धि होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पक्ष कहते हैं। या फिर इसी को हम लोग निर्यात पक्ष कहते हैं, यानी निर्यात कर रहे हैं यानी इसको पैसा ले रहे हैं ना भाई, बेचेंगे चीज़ों को तो, जी हाँ। और वहीं दूसरी ओर जो आपका देनदारी होता है यानी कि लायबिलिटी जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयात पक्ष, इसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पक्ष यानी कि नकारात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग आयात करेंगे वहाँ पैसा हम लोग को देना पड़ेगा। तो ये आपका धनात्मक पक्ष होगा कि ऋणात्मक, तो आप बोलिएगा ये आपका ऋणात्मक पक्ष होगा। समझ में आ गया। जी हाँ, केवल नाम अलग तरह से बोला जा रहा है, बाकी बात सारा वही चीज़ है। अच्छा, एक आपको फैक्ट बतलाया गया था प्रेषण के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस के बारे में। रेमिटेंस भी देखिएगा तो एक तरह से वो भी आपका खाता ही होता है, एक तरह से वो भी अकाउंट होता है।
जिसमें हम लोग रेमिटेंस अकाउंट के अंतर्गत हम लोग साधन लागत यानी कि जो अभी आपका फैक्टर कॉस्ट है, जिसमें हम लोग श्रम यानी कि लेबर, लाभ यानी कि प्रॉफिट, ब्याज यानी कि ये आपका इंटरेस्ट, और किराया यानी कि रेंट, इन सभी को शामिल करते हैं। और ये जो आपका रेमिटेंस अकाउंट जो है, इसमें हम लोग इन सभी के साथ साथ गिफ्ट यानी कि अगर कोई देश हम लोग को पुरस्कार कर रहा है या फिर उपहार दे रहा है, उसको भी शामिल करते हैं। अनुदान हो गया, जैसे कि आपका ग्रांट्स वगैरह कोई दे रहा है, उसको भी शामिल करते हैं रेमिटेंस अकाउंट में ही, प्रेषण अकाउंट में ही। इसमें हम लोग विदेशी अगर सहायता, अगर कोई देश हमारे देश को सहायता कर रहा है, उसको भी शामिल करते हैं। या फिर अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमारे देश को अगर सहायता कर रहा है, तो उसको भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। डिमांड ना सॉरी दान यानी कि जो भी डोनेशन हो रहा है, उसको भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। समझ में आया? तो जो आपका प्रेषण है, जो भी आपका रेमिटेंस है, ये भी एक प्रकार का खाता होता है, जिसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो हम लोग इसमें साधन लागत हो यानी कि फैक्टर कॉस्ट, इससे संबंधित सभी तरह के हम लोग इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि आपका रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, इसके अलावा आपका इंटरेस्ट हो गया, इसको शामिल करते हैं। इसके अलावा कोई गिफ्ट दे रहा है, उसको शामिल करेंगे। कोई अनुदान दे रहा है, ग्रांट्स दे रहा है, उसको शामिल करेंगे। कोई अगर विदेशी देश हम लोग को सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको भी शामिल करेंगे। कोई अगर हम लोग को देश को डोनेशन दे रहा है, दान दे रहा है, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। तो ये आपका रेमिटेंस यानी कि प्रेषण हो जाएगा। तो इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, आई होप वो चीज़ आपको पता चल गया है। समझ में आ गया बात? जी हाँ। अब इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जो अभी आपको बैलेंस शीट के बारे में बोला गया था ना, उस बैलेंस शीट के बारे में, यानी कि जो आपका बही खाता है, इसमें आपका किस प्रणाली का यूज होता है, तो आपका दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का यूज होता है, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन और देन को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आयात और निर्यात हो रहा है, इसको इसमें शामिल किया जाता है। समझ में आ गया है? फिर देखो, ये जो आपका बैलेंस शीट होता है ना, इसमें आपका बैलेंस शीट में दो तरह का खाता होता है, यानी कि दो तरह का अकाउंट होता है। इसको हम लोग एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग करेंट अकाउंट। समझ में आ गया? जी हाँ। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेन और देन को शामिल करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात किसका किसका होता है, तो तीन चीज़ों का होता है। एक तो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, दूसरा सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, और तीसरा पूंजी का आयात और निर्यात होता है। पूंजी का आयात और निर्यात कैसे होता है, अगर कोई देश हमारे देश को लोन दे रहा है या हमारे देश किसी और को लोन दे रहा है, वो आपका पूंजी का आयात निर्यात हुआ, पूंजी का लेन देन हुआ। फिर अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है, जैसे कि आपका NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस, ये अगर कोई जो है NRI लोग अगर हमारे बैंक में अगर इंडियन बैंक में अगर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, यानी कि वो भी पूंजी का लेन देन हुआ। इसके अलावा अगर कोई देश हमारे यहाँ पे FDI, FPI और FII के तहत अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो भी आपका पूंजी का जो है लेन देन कहलाएगा। तो बैलेंस शीट में आपका दो तरह का अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट, एक आपका करेंट अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट में आपका दो तरह का पक्ष होता है। एक तरफ होता है आपका लेनदारी पक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं लेनदारी, यानी कि पैसा लेना है, जिसको हम बोलते हैं निर्यात पक्ष, जो कि सकारात्मक पक्ष भी कहलाता है। और एक तरफ होता है आपका देनदारी, यानी कि पैसा देना है, तो देनदारी पक्ष को हम लोग ऋणात्मक पक्ष भी कहते हैं और इसी को हम लोग आयात पक्ष भी कहते हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ शीट में दो तरह का खाता होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये समझ में आ गया। इसके अलावा बैलेंस ऑफ शीट में आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को शामिल करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कितना तीन तरह का है। एक तो वस्तुओं का लेन देन है, एक तो सेवाओं का लेन देन है, और एक आपका पूंजी का लेन देन है। पूंजी का लेन देन जैसे कि आपका लोन हो गया, कोई अगर डिपॉजिट कर रहा है, जमा कर रहा है, जैसे कि आपका NRI लोग भारतीय बैंकों में जमा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी आपका FDI है, FII है, FPI है, इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सभी भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं, यानी कि पूंजी के लेन देन में। तो यहाँ तक की बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जी हाँ। अब हम लोग देखते हैं जो पूंजी खाता होता है, जो आपका चालू खाता है, यानी कि करेंट अकाउंट, और जो आपका कैपिटल अकाउंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा क्या क्या है उसको। सबसे पहले हम लोग चालू खाता बारे में देखते हैं। तो बोला जा रहा है जो आपका चालू खाता है, जो आपका करेंट अकाउंट है, इसमें हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के ट्रांजेक्शन को रखते हैं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो भी लेन देन हो रहा है, उसको हम लोग चालू खाता में रखते हैं। देखिए, सिंपल सी बात बोला गया था कि बैलेंस शीट में दो तरह का अकाउंट होता है, दो तरह का खाता होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को शामिल कर रहे हैं, यानी कि उसके ट्रांजेक्शन को शामिल करते हैं। और चालू खातों को हम लोग जो है वो फैक्टर इनकम को भी रखते हैं, मतलब कि चालू खाता में ही जो है वो आपका फैक्टर इनकम को भी रखा जा रहा है। देखिए, एक तरह से जो आपका फैक्टर पेमेंट है, किसी कंपनी का फैक्टर पेमेंट, वो किसी व्यक्ति के लिए फैक्टर इनकम कहलाता है। तो इसी में हम लोग फैक्टर इनकम को भी शामिल करते हैं। जैसे कि आपका फैक्टर इनकम क्या हो गया, रेंट हो गया, वेजेस यानी कि मजदूरी हो गया, रेंट यानी किराया हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो गया। इन सभी को फैक्टर इनकम है। देखो, ये सभी किसके बदले में हो रहा है,
भूमि, तो भूमि बदले में रेंट दे रहा है यानी कि किराया हो गया, यानी कि लैंड। वेजेस यानी कि मजदूरी हो गया, मजदूरी किसके बदले में मिल रहा है, तो लेबर के बदले में, यानी कि लेबर के बदले में। प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके बदले में हो रहा था, जो आपका कैपिटल लगाया यानी पूंजी लगाया उसके बदले में। लाभ, लाभ किसके बदले में हो रहा है, जो भी आप वहाँ पर उद्यम लगाएं, इंटरप्रेन्योरशिप लगाएं उसके बदले में। तो ये हो गया, यानी कि किसी का फैक्टर पेमेंट जो है वो किसी के लिए फैक्टर इनकम शामिल होगा। तो फैक्टर पेमेंट जो है वही आपका किसी के लिए फैक्टर इनकम होगा। यानी कोई व्यक्ति अपना मतलब कि किराया दे रहा है, तो किराया दे रहा है यानी कि उसका फैक्टर पेमेंट हो गया, और किसी व्यक्ति के लिए वो आय हो जाएगा यानी इनकम हो जाएगा। तो फैक्टर इनकम को भी हम लोग करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं, और वस्तु और सेवाओं का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको भी हम लोग करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक तो होता है पूंजी का भी लेन देन होता है, जिसमें हम लोग लोन को, डिपॉजिट को, इन्वेस्टमेंट को, सभी को शामिल किए हैं। तो वो सभी किस में आ जाएगा, तो वो सभी जो है वो आपका पूंजी खाता में चला जाएगा। किस में, तो पूंजी खाता में। पूंजी खाता मतलब क्या बताए थे, आपका कैपिटल अकाउंट। किस में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। पूंजी खाता में हम लोग कैपिटल के ट्रांजेक्शन को रखते हैं, यानी कि पूंजी के ट्रांजेक्शन को रखते हैं। जैसे कि आपका एनआरआई डिपॉजिट, यानी कि आपका गैर अप्रवासी जो गैर एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस, इसके द्वारा जो डिपॉजिट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, वो भी इसको हम लोग पूंजी खाता में शामिल करते हैं। अगर कोई विदेशी बैंक से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो भी इसी में शामिल करेंगे हम लोग। इसके अलावा जो भी आपका रेमिटेंस है, रेमिटेंस में हम लोग सभी को नहीं, अच्छा छोड़ छोड़ दो। देखो, विदेशी बैंकों से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं या विदेशी देशों से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो उसको हम लोग पूंजी खाता में शामिल करेंगे। कैपिटल के ट्रांजैक्शन को पूंजी खाता में शामिल करेंगे। एनआरआई डिपॉजिट जो भी होता है, एनआरआई जमा, उसको भी हम लोग पूंजी खाता में शामिल करेंगे। इसके अलावा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन सभी को हम लोग पूंजी खाता में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी देश से अगर लोन लेता है उसको भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी अदर देश से यानी दूसरे देशों से लोन लिया तो उसको हम लोग पूंजी खाता में शामिल करेंगे। अगर हमारा देश किसी विदेशी बैंकों से लोन लिया है उसको भी हम लोग पूंजी खाता में शामिल करेंगे। हमारे कंपनी अगर विदेशी बैंकों से लोन लिया है उसको भी हम लोग इसी में शामिल करेंगे। हमारा देश अगर आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है उनसे अगर लोन लिया है तो उसको भी हम लोग पूंजी खाता में ही शामिल करेंगे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप समझ जाओगे ना तो आगे की कहानी आपको आसान लगेगी। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा फिर। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया है। तो क्या है, बैलेंस शीट के बारे में यहाँ तक देख चुके हैं। फिर बोला जा रहा है कि अगर जब वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का कुल निर्यात ये अगर कम रहेगा वस्तुओं के कुल आयात से, तो इस कंडीशन को हम लोग व्यापार घाटा यानी कि डिफिसिट बीओपी कहते हैं, अभी समझाया गया था। और वहीं वस्तुओं का जो कुल निर्यात है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वस्तुओं का कुल निर्यात, यानी कि निर्यात मतलब कि क्रेडिट अगर ज़्यादा हो जाएगा वस्तुओं के कुल आयात से, आयात यानी कि डेबिट, डेबिट से, तो ये आपका सरप्लस बीओपी होगा। इतना डिटेल से आपको समझाया जा रहा है ना सर का नोट्स, कि एक बार इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे ना, तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे ना इससे संबंधित, तो वो भी बुक आपको समझ में आएगा, उसका लिखावट भी समझ में आएगा। और जब ये पूरा टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपका जो है वो आंसर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके में जो है निखर कर सामने आएगा, आप अपना बेस्ट दे पाओगे। समझे ना बात को? जी हाँ। तो जो चीज़ों को आपको हम समझा रहे हैं उसको आप इसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इसका शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, फिर कभी जीवन में आपको परेशानी नहीं होगा। समझे बात को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर बोला जा रहा है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी बैलेंस शीट में आपको बता ही दिया गया था कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट के बारे में। अब हम लोग पहले देखेंगे करेंट अकाउंट क्या है क्या नहीं है। करेंट अकाउंट को समझेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे, फिर आपका करेंट अकाउंट के बाद हम लोग फिर चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, थोड़ा क्लास लंबा चलेगा तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ठीक है ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला भी 1 2 3 जो लिखा हुआ उसको छोड़िए, पहले नीचे वाला समझिए तब आगे बढ़िएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी तक आपको हम क्या बताया है कि जो आपका बैलेंस शीट होता है ये एक तरह से बही खाता होता है, मतलब हिंदी में इसको बही खाता कहते हैं। बैलेंस शीट जो होता है ये आपका किस प्रणाली पे होता है, तो आपका दोहरी प्रविष्ट प्रणाली पे ये मतलब कि कार्य करता है, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग इस जो प्रणाली है, सिस्टम, इसके आधार पर ये कार्य करता है। बैलेंस ऑफ जो बैलेंस शीट जो होता है इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, जिसमें आपका 3 तरह का आयात और निर्यात होता है। एक तो होता है आपका वस्तुओं का आयात निर्यात,
एक होता है आपका सेवाओं का आयात निर्यात, एक होता है आपका पूंजी का आयात निर्यात, ठीक है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है इसमें आपका दो तरह का अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो इसमें से जो आपका करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट में बताया गया था इसमें आपका वस्तु और सेवाओं के ट्रांजेक्शन को शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ करेंट अकाउंट में जो आपका फैक्टर इनकम है, रेंट है, वेजेस है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, इनको हम लोग शामिल करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए जो आपका करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट का भी जो है वो आपका दो तरह का भाग होता है, इसमें भी दो तरह का भाग होता है। हाँ चलिए ठीक है, दो तरह का भाग है। एक तो है आपका दृश्य मद, इसको हम लोग शामिल करते हैं दृश्य मद को, यानी कि विजिबल आइटम्स को शामिल करते हैं, और दूसरा हम लोग अदृश्य मद को यानी कि इनविजिबल जो है आइटम्स, इसको हम लोग शामिल करते हैं। इसको हम लोग विजिबल अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि दृश्य खाता भी कहते हैं, और इसमें हम लोग दृश्य आइटम्स को यानी कि दृश्यमान वस्तुओं को हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका अदृश्य खाता यानी कि इनविजिबल अकाउंट, जिसमें हम लोग अदृश्य मद यानी कि इनविजिबल आइटम्स को शामिल करते हैं। समझ में आ गया जी। हाँ आगे देखिए, इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा रहा है, वस्तु और सेवा का नहीं, केवल वस्तुओं का आयात निर्यात जो है वो आपका दृश्य खाता में शामिल होता है, क्योंकि दृश्य खाता में हम लोग केवल और केवल दृश्य आइटम्स को शामिल करते हैं, इसलिए इसमें केवल जो भी वस्तुओं का जो भी आयात हो रहा है, वस्तुओं का जो भी निर्यात हो रहा है, उसको हम लोग दृश्य खाता में यानी कि विजिबल अकाउंट में रखते हैं। इसके अलावा एक और अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल अकाउंट, या फिर जिसमें हम लोग इनविजिबल मद को शामिल करते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपका सेवाओं का आयात और निर्यात, यानी कि सर्विसेज का जो भी आयात और जो भी निर्यात हो रहा है वो तो दिखता नहीं है, तो उसको हम लोग अदृश्य खाता में यानी कि इनविजिबल अकाउंट में रखते हैं। इसके अलावा प्रेषण का यानी कि रेमिटेंस का जो आयात और निर्यात होता है, यानी कि प्रेषण का जो भी आयात और निर्यात हो रहा है, उसको भी हम लोग अदृश्य खाता में यानी कि इनविजिबल आइटम्स में, मतलब इनविजिबल अकाउंट यानी कि अदृश्य खाता में रखते हैं। प्रेषण के आयात और निर्यात में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो प्रेषण के आयात और निर्यात में हम लोग साधन लागत, जैसे कि आपका रेंट हो गया, वेजेस हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, इन सभी को शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई गिफ्ट दे रहा है हमारे देश को वो शामिल हो जाएगा, कोई ग्रांट दे रहा है वो भी शामिल हो जाएगा, विदेशी देश से अगर हमारे देश को हेल्प मिल रहा है, सहायता मिल रहा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा कोई दान यानी कि डोनेशन मिल रहा है तो वो भी आपका प्रेषण यानी कि रेमिटेंस अकाउंट के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये बताए, बहुत सिंपल सी बात है। करेंट अकाउंट, आपका करेंट अकाउंट में भी इसके अंदर भी देखिएगा दो तरह का अकाउंट और होता है, एक तो है आपका विजिबल अकाउंट और एक आपका है मतलब कि इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में हम लोग वस्तुओं के आयात और निर्यात को रखते हैं, और जो आपका इनविजिबल अकाउंट है उसमें हम लोग सर्विसेज के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, और जो आपका रेमिटेंस है उसके आयात और निर्यात को हम लोग शामिल करते हैं। अब देख लीजिए, ये जो आपका दृश्य खाता है वो आपका होता है, इसको हम लोग कह दिए ए, और ये जो है ए जो है इस ये आपका पॉजिटिव है, कैसा है, मतलब सॉरी नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि वस्तु और सेवाओं का जो आप आयात और निर्यात कर रहे हो ना वो आपका नेगेटिव है। लेकिन जो आपका अदृश्य मत होता है, अदृश्य खाता होता है, जिसमें हम लोग सेवाओं के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं और प्रेषण के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, ये आपका पॉजिटिव है। इसको हम लोग ए बोल दिए हैं, इसको हम लोग बी बोल दिए हैं। समझ में आ गया। करेंट अकाउंट में आपका दो तरह का अकाउंट और होगा, दृश्य अकाउंट और आपका अदृश्य अकाउंट। तो दृश्य अकाउंट आपका नेगेटिव है और अदृश्य अकाउंट जो है वो आपका पॉजिटिव है। क्लियर। आगे देखिए, अच्छा सॉरी हम गलत बता दिया आपको, दृश्य खाता को ए नहीं माने हैं। ये जो वस्तु और सेवाओं का जो निर्यात हो रहा है, आयात और निर्यात, इसको हम लोग ए मान दिए हैं, और जो वस्तुओं का जो आयात और निर्यात हो रहा है उसको हम लोग ए माने हैं, और जो सेवाओं का आयात और निर्यात जो हो रहा है उसको हम लोग बी माने हैं, और जो प्रेषण का जो आयात और निर्यात हो रहा है उसको हम लोग सी माने हैं। ठीक है। अगर ए बी और सी तीनों को मिला देंगे तो वही आपका करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता कहलाएगा। ए और बी सी तीनों को मिला देंगे तो। इसके अलावा अगर हम लोग बी और सी को खाली मिलाएंगे तो वो आपका अदृश्य खाता कहलाएगा, जो कि करेंट अकाउंट का ही भाग है। तो बी और सी को मिलाने पे इनविजिबल अकाउंट यानी कि अदृश्य खाता ये कहलाएगा, और ए यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात, और बी यानी कि सेवाओं का आयात और निर्यात, और सी यानी कि प्रेषण का आयात और निर्यात। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के संदर्भ में देखिए कि जो आपका ए है यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं का जो आयात और निर्यात है वो आपका नेगेटिव है, और बी यानी कि सॉरी और उसके बाद जो आपका बी और सी जो है यानी कि अदृश्य मद, ये आपका देखिए भारत में पॉजिटिव है,
ओवरऑल देखिएगा तो चालू खाता में इंडिया की स्थिति क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपको समझ में आया ये लाइन? जी हाँ, दृश्य खाता आपका ये नेगेटिव है, और अदृश्य खाता में आपका सेवाओं का और प्रेषण का दोनों का आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है। और ओवरऑल देखिएगा तो करंट अकाउंट में आपका ये भी शामिल हो जाएगा, दृश्य अकाउंट और अदृश्य अकाउंट भी शामिल होगा। दृश्य अकाउंट तो आपका नेगेटिव है और ये अकाउंट आपका पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब कि आपको बताया गया था ना, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। वहीं अगर माइनस प्लस देखिए तो आपका माइनस होगा, प्लस माइनस देखिए तो वो भी आपका माइनस होगा। तो ओवरऑल देखिएगा कि आपका जो करेंट अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भारत के संदर्भ में। समझ में आया? जी हाँ। यहाँ पे एक छोटा सा बात और भी बतलाया जा रहा है, देखिए ये सब ना इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को ना आप 1 से 2 बार केवल रिवीजन कीजिएगा ना, और इसको एक बार अपने स्तर पे लिख ले लीजिएगा ना, तो कभी नहीं भूलिएगा। और इसका फिर शॉर्ट नोट बना दीजिए आप, फिर शॉर्ट नोट बना दीजिएगा ना, तो फिर आप भूलने का ही नहीं, आप भूल ही नहीं पाइएगा फिर तो। जी हाँ, चलिए आगे आगे। एनीवे, एक तरफ अगर वस्तुओं का कुल निर्यात अगर जब ज़्यादा होगा, यानी निर्यात ज़्यादा हो रहा है और आयात कम होगा, तो ये आपका क्या होगा, सरप्लस बीओपी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? वहीं अगर वस्तुओं का कुल निर्यात कम होगा और वस्तुओं का कुल आयात ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को डेफिसिट बीओपी कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो भारत का स्थिति जो है वो हमेशा डेफिसिट बीओपी रहता है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में देखिएगा सरप्लस बीओपी चला था आपका, वो भी कुछ समय के लिए रहा था। यानी कि लॉकडाउन के टाइम में हम लोग निर्यात ज़्यादा कर रहे थे, आयात कम कर रहे थे। अब बाकी बात अगर ओवरऑल देखिएगा तो हम लोग आयात कम करते हैं, मतलब सॉरी, आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में जो आपका चालू खाता था वो आपका कुछ समय के लिए पॉजिटिव हुआ था, समझे। अब बाकी बात ओवरऑल देखिएगा कि आपका चालू खाता जो है वो नेगेटिव रहता है। तो चालू खाता में देखिएगा कि आपका जो दृश्य अकाउंट है यानी कि विजिबल अकाउंट है वो आपका नेगेटिव रहता है, और जो आपका अदृश्य अकाउंट है वो आपका पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर पूरा करेंट अकाउंट देखिएगा चालू खाता, तो वो पूरा आपका ओवरऑल नेगेटिव रहता है। और ये पॉजिटिव हुआ था कब, तो केवल लॉकडाउन के टाइम पर ये पॉजिटिव हुआ था, समझे। इतना डिटेल से नहीं कोई बताएगा जी, फ्री में। ये तो हम कोचिंग में पैसा दिए हैं उतना उतना 70,000 रुपये तब हमको पढ़ने को मिला है, और ये तो आपको हम यूट्यूब में फ्री में बता दे रहे भाई, समझे ना बात को। तो ये आपका पूरा करेंट अकाउंट समझ में आ गया अभी तक। करेंट अकाउंट में अब मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको कहीं पे जो है वो कहीं भी परेशानी होगा। सो करेंट अकाउंट में यही सबको पढ़ना है। इसमें और भी कुछ अगर जुड़ेगा तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। 1 मिनट रुकेगा ज़रा सा, कुछ लगता है कुछ मिल जा रहा है, उसको हम बता ही देते हैं यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, करेंट अकाउंट आपको बता दिया हम। आपको करेंट अकाउंट में 3 तरह का चीज़ आएगा। एक तो करेंट अकाउंट के अंतर्गत भी 2 तरह का अकाउंट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं दृश्य खाता, एक को बोलते हैं हम लोग अदृश्य खाता। दृश्य खाता में हम लोग वस्तुओं के आयात निर्यात को रखते हैं, और अदृश्य खाता में हम लोग 2 तरह के आयात निर्यात को रखते हैं। एक तो सेवाओं का आयात और निर्यात हो जाएगा, और एक आपका प्रेषण का आयात और निर्यात हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग बोले थे वहाँ पे 1, 2 और 3, यानी कि ए, बी और सी, ये बोले थे। समझ में आ गया? जिसमें जो आपका ए जो था वो आपका नेगेटिव में था, और बी और सी जो आपका अदृश्य खाता है वो आपका पॉजिटिव में था। और ओवरऑल देखिए कि आपका जो ये करेंट अकाउंट है वो आपका नेगेटिव में था, और ये पॉजिटिव हुआ था लॉकडाउन के टाइम। यहाँ तक क्लियर हो गया है? इसके बाद अगर हम लोग पूंजी खाता की बात करें, वो भी थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं, तब हम लोग पीछे बैलेंस शीट में देखेंगे। तो जो आपका पूंजी खाता जो है, पूंजी खाता को भी हम लोग, इसमें भी हम लोग 3 तरह के भागों, इसमें भी हम लोग 3 तरह का चीज़ जो है वो शामिल करते हैं। एक तो जो आपका NRI जमा होता है, डिपॉजिट होता है, उसको शामिल करते हैं। एक आपका फॉरेन कैपिटल जो अकाउंट होता है उसको हम लोग शामिल करते हैं, यानी जो भी आपका FDI है, FPI है, FII है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन कैपिटल अकाउंट कहते हैं, यानी कि फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा आपका डेब्ट अकाउंट, या फिर एक तरह से बोरोइंग अकाउंट होता है। देखो उसमें देखिएगा कि आपका उसमें भी आपका 2 तरह का अकाउंट था, एक आपका विजिबल अकाउंट और एक आपका नॉन विजिबल अकाउंट या फिर इनविजिबल अकाउंट। उसके बाद जब हम लोग करेंट अकाउंट के बाद जब हम लोग पूंजी खाता में आएंगे, यानी कैपिटल अकाउंट, इसमें भी आपका 3 तरह का अकाउंट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं NRI अकाउंट, एक को हम लोग बोलते हैं फॉरेन कैपिटल अकाउंट, और एक को हम लोग बोलते हैं डेब्ट अकाउंट या फिर बोरोइंग अकाउंट, यानी कि लोन अकाउंट, यानी लोन का खाता या फिर उधार का खाता। और एक तरफ हो जाएगा आपका NRI जमा का खाता, एक तरफ हो जाएगा आपका फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का खाता। ये तीनों को मिला देंगे, और तीनों को मिला के हम लोग जो है वो आपका इसी को सम्मिलित रूप में हम लोग कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता कहेंगे। यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों किस में चला जाएगा, करेंट अकाउंट में।
और 4, 5 और 6 ये किस में चला जाएगा, तो आपका कैपिटल अकाउंट में। ओवरऑल 1, 2, 3, 4, 5 सभी को मिला देंगे तो आपका वो चला जाएगा बैलेंस शीट। समझे ना बात को। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना करो चीज़ों को। अब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। बैलेंस शीट में आपका यही 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में देखते हैं। अब आइए, ये रहा आपका बैलेंस शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट आप एग्ज़ाम में बनाइएगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट को एग्ज़ाम में आप प्रदर्शित कीजिएगा, मार्क्स बढ़ेगा भाई। बैलेंस शीट में हम लोग बताए थे 2 तरह का चीज़ देखेंगे। एक तरफ तो आपका देनदारी रहेगा, जिसको बोलते हैं आयात, यानी कि वो आप खर्चा कर रहे हो। और एक तरफ आपका लेनदारी रहेगा, यानी कि जो आप पैसा ले रहे हो, यानी कि वही आपका आय है, वही आपका निर्यात है। तो लेनदारी को क्रेडिट से और देनदारी को डेबिट से हम लोग दर्शा रहे हैं। इसको हम लोग डेबिट आइटम्स भी कहते हैं और इसको हम लोग क्रेडिट आइटम्स भी कहते हैं। यहाँ तक ये बातें सबको समझ में आ ही रही होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। आयात हो रहा है यानी कि आप खर्चा कर रहे हो, आयात कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, दे रहे हो यानी कि देनदारी। इसमें बोला जा रहा है, आपका सिंपल सी बात याद रखिएगा कि डॉलर का जो बहिर्प्रवाह होता है, बहिर्प्रवाह यानी कि जो आउटफ्लो होता है, तो डॉलर का बहिर्प्रवाह मीन्स आयात और अंतर्प्रवाह मतलब निर्यात। अगर देखो डॉलर का अगर हम लोग बहिर्प्रवाह कर रहे हैं यानी कि डॉलर को भेज रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग आयात करेंगे तब ना। और डॉलर का अंतर्प्रवाह यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ बेचेंगे तो डॉलर हमारे पास आएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीज़ों का आयात और निर्यात जो होता है वो आपका डॉलर में ही होता है। किस में होता है, डॉलर में होता है। तो ऐसे में अगर आप आयात करोगे तो चीज़ों को खरीदोगे तो आपको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, और वहीं जब आप निर्यात करोगे तो आपको वो जो दूसरा देश जो है वो आपको डॉलर में पैसा चुकाएगा। तो इसलिए देखिएगा आपका डॉलर का जो है वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जी हाँ। तो डॉलर का अगर बहिर्प्रवाह हो रहा है यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि आप आयात कर रहे हो तभी ना वो बहिर्प्रवाह हो रहा है। और जब डॉलर का अंतर्प्रवाह होता है यानी कि इनफ्लो होता है, जब आप निर्यात करोगे तभी, यानी कि देश में पैसा आया यानी कि वो क्रेडिट होगा, यानी कि वो निर्यात होगा, यानी कि वो इनफ्लो होगा डॉलर का। और वहीं देश से पैसा बाहर जा रहा है यानी कि बहिर्प्रवाह हो रहा है, यानी कि आयात कर रहे हो आप, यानी कि डेबिट कर रहे हो आप, तो वही आपका डॉलर का बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो कहलाएगा। समझे। आगे देखो, तो जो आपका ये जो देनदारी है, देनदारी को हम लोग ये कह सकते हैं विदेशी मुद्रा का ये बहिर्प्रवाह हो रहा है यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। क्योंकि आप देनदारी है ना, डेबिट है ना, तो डेबिट मतलब पैसा दे रहे हैं, तो इसको हम लोग आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल कह सकते हैं, जी हाँ। और अगर हम लोग किसी देश से पैसा ले रहे हैं यानी कि वो लेनदारियाँ हैं, यानी कि निर्यात है, यानी कि आय है, अरे भाई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,